स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है द्वितीय वर्ष बीए का मुख्य एवं गौण हिंदी, जिसका पेपर है हिंदी नाट्य और पेपर कोड है HNDMN 203। इस पेपर के अंतर्गत आज हम इकाई 7 की बात करने वाले हैं। इकाई 7 जिसका नाम है अंधेर नगरी भाषिक स्वरूप का विश्लेषण। हम पिछले लेक्चर्स में अंधेर नगरी के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध नाटक, इसकी हम बात कर चुके हैं। उसके पाठ का विश्लेषण हमने भी किया था। मान लीजिए कि उसके 6 दृश्य हैं, 6 के 6 दृश्य के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की हुई थी। इस इकाई के अंतर्गत हम उसका जो तात्विक समीक्षा है वो करने वाले हैं, मतलब अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा करने वाले हैं। इकाई का नाम जैसे है अंधेर नगरी भाषिक स्वरूप का विश्लेषण, इसके स्वरूप को हमें जानना है। अब इस इकाई को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग के बारे में बात हम अगले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रस्तावना, अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा, कथावस्तु, पात्र, संवाद आदि की बात की थी। उसके बाद आज हम रूपरेखा भाग 2 में भाषा शैली, परिवेश, देश काल और वातावरण, रंगमंचयता, उद्देश्य, इसकी बात करेंगे। और भाग 3 में हम प्रस्तावना, फिर अंधेर नगरी शीर्षक की सार्थकता, अंधेर नगरी भाषिक स्वरूप का विश्लेषण, भारतेंदु जी का जो भाषा थी उनकी महत्वपूर्ण देन, मतलब भारतेंदु जी की भाषा और भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में क्या दिया है उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। और अंत में आएगा सार बिंदु की जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बारे में हम एक बार उसको रिपीट करेंगे, उसको फिर से जानेंगे। अब प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो हमने अगले लेक्चर में बात की हुई थी कि किसी भी कृति की तात्विक समीक्षा किस प्रकार से होती है। आपने उस कृति को पढ़ लिया, उस कृति को पढ़ने के बाद उसकी जो कथानक है, उसकी जो कथा वस्तु है उसको याद भी कर लिया, लेकिन उसके बाद द्वितीय जो स्टेज है वो आता है तात्विक समीक्षा। तात्विक समीक्षा में आपको कथानक को तो करना ही है, उसको याद करना ही करना है। उसके अलावा पात्र कौन कौन से हैं, किस पात्र में कौन से गुण हैं, इसके गुण के अलावा उस समय किस वातावरण का चित्रण किया गया है, उनकी भाषा कैसी है, किस प्रकार का समाज था, संस्कृति कैसी थी, यह सारा जो आप आंकलन करेंगे, समीक्षा जिसके करेंगे उसको कहा जाएगा तात्विक समीक्षा। तो अंधेर नगरी जो नाटक है उसकी तात्विक समीक्षा हम कर रहे थे। प्रथम भाग में हमने शुरू में देखा कि कथावस्तु, पात्र और संवाद, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं भाषा शैली, किसकी, अंधेर नगरी की भाषा शैली, परिवेश, देश काल और वातावरण, रंगमंचयता और इसका उद्देश्य क्या था उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले उद्देश्य की बात करें तो अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा के बारे में आप जान सकेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे इसकी बात इसमें की गई है। अंधेर नगरी नाटक के भाषिक स्वरूप का विश्लेषण कर पाएंगे और भारतेंदु के समय की साहित्यिक भाषा के रूप में जो उसकी वहाँ उस समय की भाषा थी उसको आप समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाषा शैली की। तो खड़ी बोली का प्रयोग इसमें अधिक आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ब्रज मिश्रित भाषा भी देखने को मिलती है। मुहावरेदार और प्रासंगिक भाषा है। शैली में व्यंग्य, आलोचना और हास्य का संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है। किसी भी कृति को प्रभावशाली बनाने के लिए आप उसमें हास्य व्यंग्य का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब जो बात आप साधारण रूप से हंसी हंसी में बोल देते हो वो कड़ी चोट कर सकती है। किसी भी बड़ी से बड़ी शासन व्यवस्था के ऊपर भी कड़ी से कड़ी चोट करने के लिए आप हास्य व्यंग्य की शैली का माध्यम, उसका यूज आप कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। एक तरीके से आप उसको सुना भी देंगे और उसको बुरा भी ना लगे, और अगर बुरा लग भी गया तो वो आपको कुछ कह भी ना सके, तो आपको उस शैली में कहना ही उचित रहता है। भारतेंदु ने उस समय में उसी शैली का प्रयोग किया
क्योंकि अंग्रेज शासन था। अंग्रेज शासन को सामने से चुनौती देना ये संभव नहीं था। किसी भी लेखक को उठा के जेल में भी डाल सकते थे, कुछ ऐसा लिखा हो तो उसको दंड भी दे सकते थे। लेकिन भारतेंदु ने सूझबूझ से ऐसी शैली में लिखा कि अंग्रेजों को समझ में भी ना आए और साधारण जो प्रजा है वो उसको पूरा समझ ले कि अंग्रेज जो है वो किस प्रकार से भारत का शोषण कर रहे थे। तो इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, खड़ी बोली है और ब्रज भाषा का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। मुहावरे और प्रासंगिक भाषा है, मतलब मुहावरेदार। आप देखते हैं कि हमने कहा था कि बाजार का वर्णन होता है, तो बाजार में जिस प्रकार का व्यवसाय है, जिस प्रकार की दुकान लगा के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा जो लोक चाल की भाषा हो। साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा हो उसी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। मतलब परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो साधारण व्यक्ति का अगर आप वर्णन कर रहे हो तो आपकी भाषा भी साधारण ही होनी चाहिए। अगर आपने ऐसी भाषा में वर्णन नहीं किया हुआ है तो भाव का संप्रेषण जो है वो पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ ब्रज मिश्रित भाषा का भी प्रयोग इसमें किया हुआ है और कहीं कहीं जगह पर मुहावरे भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। शैली की बात करें तो व्यंग्य, आलोचना और हास्य का संतुलित मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा। व्यंग्य प्रधान नाटक तो है ही, साथ में हास्य का भी प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। दृश्य को देखकर आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक तीव्र व्यंग्य किया गया है और उस तीव्र जो व्यंग्य है उसको जिसके ऊपर किया गया है कुछ बोल भी नहीं पाएगा। उसको पता भी है कि ये व्यंग्य मेरे ऊपर है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार सूझबूझ से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बहुत ही श्रेष्ठ कृति की रचना कर ली। परिवेश की बात करें और देश काल की बात करें, मतलब देश काल और वातावरण, तो सामाजिक और राजनीतिक परिवेश जो था उस समय का, अराजक व्यवस्था और न्याय का पतन देखने को मिलता है। अंग्रेज अपने मुताबिक मन गढ़ंत कुछ भी व्यवस्था बना देते हैं, अपने हिसाब से ही प्रशासन जो थे वो चलाते थे। किसी को दोषी बनाना हो तो नए नियम लिख देंगे, अगर अब खुद दोषी बन रहे हो तो खुद के लिखे गए नियमों को बदल देंगे। तो अगर खुद दोषी है तो अपने तरीके से नियम बदल सकते हैं, और कोई निर्दोष भी है उसको अगर कोई सजा उनको देनी है तो अपने तरीके से कोई भी नया नियम उसके ऊपर लागू लगा देंगे उसको सजा देने के लिए। और यही बात हमें अंधेर नगरी में देखने को मिलती है। गोवर्धन दास तो उनको उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ फांसी का जो फंदा है वो बड़ा है, तो इसके लिए बड़े आदमी को लेके आओ जिसका सिर उसके नाप का हो और वो उसको पहन कर मतलब उसको फांसी दी जा सके। तो मूर्खतापूर्ण बात इसमें की गई है, और ये मूर्खतापूर्ण बात ही सचोट मतलब एक व्यंग्य करती है उस न्याय प्रणाली के ऊपर जो उस समय रही हुई। तो उस समय जो रही है वही सामाजिक और राजनीतिक परिवेश का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस कृति के माध्यम से किया है। स्थान की बात करें तो एक काल्पनिक राज्य है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाम का कोई राज्य पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। लेखक जो है उन्होंने काल्पनिक राज्य का वर्णन किया है, आपको ऐसा कोई राज्य देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी कल्पना से ही एक राज्य निर्मित किया, वहाँ का दृश्य बनाया है, और फिर व्यंग्य करते हुए न्यायिक प्रशासन के ऊपर व्यंग्य करने के लिए, चोट करने के लिए पूरा दृश्य उन्होंने बनाया है। तो अंधेर नगरी नामक जो काल्पनिक शहर है उसकी बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक में की है, और उसके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। समय जो है उसकी अगर बात करें तो यद्यपि नाटक समसामयिक है, परंतु इसकी विषय वस्तु आज भी प्रासंगिक है। हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि अंधेर नगरी नाटक जो है वो उसकी प्रासंगिकता आज भी हमें देखने को मिलती है। आज भी कुछ कुछ राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार से साधारण जनता का शोषण करती हैं, वो हमारे सामने ही है, द्रष्टव्य है कि जो भी वो लोग शोषण जिस प्रकार से करते हैं, मूर्खतापूर्ण शासन, कुछ ऐसी नीतियां ले आएंगे जिसका कोई प्रयोग ही करने की कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं है, और जो सच में जिस वस्तु की ज़रूरत है उसको वो लाएंगे ही नहीं। बड़ी 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 बातें करेंगे कि हम ये कर लेंगे, चुनाव से पहले ये करेंगे कि हम आपके लिए विकास के लिए ये करेंगे, घर घर बिजली पहुंचाएंगे, पानी देंगे। चुनाव से पहले ये सारे वादे किए जाएंगे। जैसे ही चुनाव पूरा हुआ और वो जीत गए, फिर प्रजा को वो पूछेंगे भी नहीं कि प्रजा कहाँ है। वो अपने तरीके से, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में
राजा के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब इनसे अच्छे तो राजा थे, तो कम से कम आपके सामने उनका रूप प्रस्तुत था कि ये गलत है। आप इनको तो गलत भी नहीं कह सकते हो। आपके सामने आएंगे वोट मांगने के लिए, और जब आपने उनको जिता दिया तो आपको भूल जाएंगे। तो ये जो अंधेर नगरी है वो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, और किसी भी कृति का प्रासंगिक होना हर युग में वह दर्शाता है कि वह एक सफल साहित्यकार भी थे और उनकी कृति बहुत ही सफल है। इसीलिए आज मान लीजिए कि तकरीबन 150 साल होने को आए हैं। 1880-81 में नाटक लिखा गया था, आज 2025 चल रहा है, तो 145 साल के आसपास का समय हो गया है, और आज भी हम इस नाटक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसकी प्रासंगिकता और इसकी सफलता का कारण यही है कि आज भी हम उस नाटक की बात करते हैं। रंगमंचीयता, तो किसी भी नाटक को सफल बनाने के लिए उसको सफल तभी कहा जाएगा जब वो रंगमंच पर उसको हम दर्शा सके। तो भारतेंदु ने जो नाटक लिखा है अंधेर नगरी, उसका मंचन बहुत बार हो गया है और सफलतापूर्वक हो सकता है। उसके अगर मुद्दे देखें तो नाटक मंचन के लिए उपयुक्त है। अंधेर नगरी नाटक जो है वो रंगमंच में मंचन करने के लिए उपयुक्त है। छोटे छोटे दृश्य हैं, 6 दृश्य हैं, 6 के 6 दृश्य छोटे छोटे हैं। प्रभावी संवाद और हास्य व्यंग्य है। संवाद जो है वो प्रभावशाली है और हास्य व्यंग्य के ऊपर पूरा नाटक आपको देखने को मिल जाता है। पात्रों की विविधता इसे रंगमंच पर जीवंत बनाती है। पात्र जो है उसमें विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि जो चेले हैं, गुरु है, राजा है, मंत्री है, और बाजार का जो वर्णन किया गया है, तो बाजार में दुकानदार जितने भी हैं, सारा का सारा जो वर्णन किया गया है वह पूरे नाटक को, रंगमंच को एक जीवंतता प्रदान करता है। दर्शकों को सोचने पर विवश कर देता है। अब जो दर्शक है जो ये नाटक देख लेंगे, उनको सोचने पर विवश कर देगा कि आपको किस प्रकार का राज्य चाहिए। ऐसा राज्य जहाँ पर गुण अवगुण का कोई मूल्य हो ही ना, या फिर ऐसा राज्य जिसमें गुणों का मूल्य आपको मिलता हो। तो निश्चित रूप से हम सबको ऐसा ही राज्य चाहिए जहाँ पर गुणों का मूल्य चुकाया जाए। आप में कुछ अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातें समाज के सामने आए तो आपको उसकी प्रशंसा होगी कि मुझ में कुछ अच्छा है, वो समाज को अच्छा लग रहा है और समाज उसकी प्रशंसा कर रहा है। ये नहीं कि आपकी बुराइयों की प्रशंसा भी समाज करने लगे। तो अगर आप में कुछ बुराई है और उसके भी समाज प्रशंसा कर रहा है तो उसको भी अंधेर नगरी ही कहा जाएगा, क्योंकि अंधेर नगरी वही है जहाँ पर अच्छाई और बुराई किसी का कोई मोल ही नहीं है, सब कुछ सही है, एक ही मोल का है, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसमें भ्रष्टाचार, अंधा न्याय और मूर्खतापूर्ण प्रशासन की आलोचना की गई है। नैतिक शिक्षा इसमें क्या दी गई है, तो सच्चा मार्गदर्शक ही सच्चा रक्षक होता है। सच्चा मार्गदर्शक ही सच्चा रक्षक होता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो थे उसने गोवर्धन दास को कहा था कि भाई तुम यहाँ पर मत रुको, हमारे साथ चलो, ऐसे नगर में रहना नहीं चाहिए। मार्गदर्शक सही थे और वही अंत में आकर उसकी रक्षा भी करते हैं। अंत में वो आते हैं, जब भी चेला फंस गया तो गुरु वहाँ पर आते हैं उसको बचाने के लिए और उसके रक्षक भी बनते हैं। तो गुरु का कार्य दोनों है, उसको मार्गदर्शक भी बनना है और साथ साथ अपने शिष्य का, अपने चेलों का रक्षण भी करना है। फिर है समाज में विवेक और नीति के महत्व को दर्शाना। अब इसमें समाज में जो बात चल रही है उसमें आपको विवेकी बनना है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, और नीति जो है उसके महत्व को दर्शाता है। तो यह था भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई को 3 भागों में विभाजित किया था। द्वितीय भाग यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे भाग 3 के बारे में, और तीसरे भाग में जो अंधेर नगरी की तात्विक समीक्षा है उसकी पूरी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परम्।